हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 नागरी लिपि के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें। विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे एक दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? आंसर, ईसा का 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः इस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर, विद्वानों के विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहल नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? विद्वानों के विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। अगला प्रश्न है, बारहवीं और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? गुप्त काल की 12वीं लिपि तथा इसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों हमेशा उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं? नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं? नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। अगला प्रश्न है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? आंसर, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कोकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ का सारांश लिखे अथवा नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो आइए इसका आंसर जानते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, ज्वारी और मराठी की लिपि भी नागरी है। संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है। गुजराती लिपि भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं। बांग्ला लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की बहन ही है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी की भांति ही प्राचीन ब्राह्मणों से विकसित है। 12वीं सदी से श्रीलंका के शासकों के सिक्कों पर भी नगई अवर मिलते हैं।
महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने भी अपने नाम नगरी में खुदवाए हैं और अकबर के सिक्के में भी रामसीय शब्द आकत है। वस्तुतः ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। नागरी नाम को लेकर तरह तरह के विचार है, किंतु इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। काशी को देवनगर कहते थे, हो सकता है वहाँ प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा हो। वैसे गुप्तों की राजधानी पटना भी देवनगर थी। इसके नाम पर यह नामकरण हो सकता है। जो भी हो, यह नगर विशेष की लिपि नहीं थी। 8वीं-11वीं सदी में यह सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती है तथा मराठी, बांग्ला आदि। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व बल्कि सुदूर दक्षिण भारत में भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध है? लेखक ने क्या बताया है? अन्य मान्य है नागरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। पाददातांडिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। अतः यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नामदेव था, इसलिए गुणों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों के संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजाओं के सिक्के पर नगर अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। दक्षिण से प्राप्त बरगुड़ व पल्लम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। 1000 ईसा के आसपास मालवा नगर में नगर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा के 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी से दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में है। 754 ईस्वी से राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दान पत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ है। 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है जो नागरी लिपि में है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक